नमस्कार। स्थिर मन वाला व्यक्ति लाभ हानि सुख दुख हार पराजय में हर समय एक समान रहता है। ऐसे में नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार के दिन नया सवेरा यानी कि हमारा पावर पैक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पराक्रम। सुप्रभात भावना। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्थिर मन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आप यदि मन से मजबूत हैं तो किसी भी तरह की विपत्ति, चुनौतियां और बाधाएं, उससे आप पार पा सकते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। और आपको बता दें कि नया सवेरा में आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण खबरों की, बताएंगे आपको आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीर, आर्थिक विकास की झलक भी दिखेगी और साथ ही बताएंगे कि खेल जगत में क्या कुछ खास होने जा रहा है। साथ ही ये पूरे पावर पैक शो में टेक टॉक की भी बात होने वाली है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे। यानी पूरे 1 घंटे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ साथ ये सेगमेंट्स भी आप तक अपडेट कराएंगे आपको। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। कानूनी सलाहकार की मौजूदगी में झारखंड सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच आज 2 बजे वार्ता। छात्रों का ऐलान, अपनी मांगों से नहीं हटेंगे पीछे। श्री राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। याचिकाओं में सीबीआई जांच और ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड के ऑडिट समेत अन्य मांग। पीने के पानी पर सीएजी की रिपोर्ट के बाद एक्शन में भारतीय रेलवे। 20,000 स्थानों पर लगेगा टैंक टू टैप जल फिल्ट्रेशन सिस्टम। दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास में अमेरिका ने की कटौती। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन को बताया अच्छा दोस्त। आज से दिल्ली में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। सिंधु सात्विक चिराग करेंगे भारतीय चुनौती की अगुवाई। 17 साल बाद भारत की मेजबानी में चैंपियनशिप। और सावन की नाग पंचमी पर उज्जैन में मध्य रात्रि को खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट। सावन सोमवार पर शिव मंदिरों में आस्था का अद्भुत नजारा। और सुर्खियों के बाद आइए इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन की। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन 25 जुलाई से जारी है और आज ये अपने 24वें दिन में है। छात्रों का धरना मुख्य रूप से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है। छात्रों की प्रमुख मांगों में जेएसएससी सीजीएल 2024 और विवादित जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करना और मामले की सीबीआई जांच शामिल है। इन्हीं मांगों पर सरकार और छात्रों के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। अब आज झारखंड सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। ये बैठक स्टेट गेस्ट हाउस में प्रस्तावित है। छात्रों को अपने कानूनी सलाहकार के साथ वार्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। कल देर रात रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एसडीओ और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर की छात्रों के साथ हुई बैठक के बाद सरकार की ओर से यह नया प्रस्ताव दिया गया है। माननीय राज्य सरकार ने एक वार्ता का प्रस्ताव दिया है, तो अगर इसमें छात्र जो अपने डेलीगेशन में 2-3 विधिक सलाहकारों को भी शामिल कर सकते हैं और मेरी भी यही अपील है छात्रों से कि वो इस वार्ता का पद जो है उसको एक्सेप्ट करें और वार्ता करें। दरअसल छात्रों ने सरकार को 20 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च और घेराव का ऐलान भी किया गया है। छात्रों ने कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। और आपको बता दें कि 2 मांगों पर सबसे बड़ा गतिरोध इस समय दिखाई दे रहा है। छात्रों के मुताबिक फिलहाल 2 मांगे सबसे महत्वपूर्ण है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना। 9 अगस्त को पिछली वार्ता में कोई समाधान नहीं निकल सका था।
और अब आज की बातचीत में इन्हीं मुद्दों पर आगे की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि वो बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, लेकिन अपनी प्रमुख मांगों से वो पीछे नहीं हटेंगे। आज जो सो हम लोग को वार्ता के लिए ऑफर तो दी है, लेकिन तब है कि ये वार्ता कितना सफल होगा। सरकार ठीक है, वार्ता के लिए ऑफर दिए, हम लोग वार्ता के लिए जाएंगे, लेकिन हम ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार जो सो हमारी मांगों को लेकर के क्या सच में गंभीर है, क्या उनकी मंशा सच में क्लियर है। मुझे लगता है कि नहीं क्लियर है। हमारे आपको पता होगा कि हमारे चार जो है सो साथी भूख हड़ताल में है, 2 साथी जो है सो हॉस्पिटलाइज है, 2 साथी यहाँ। सरकार के मंत्री आते हैं हॉस्पिटल में, हमारे 2 साथी से मिलते हैं, हॉस्पिटल से यहाँ 200 मीटर की दूरी है, उनको यहाँ आकर हमारे भूख हड़ताल के 2 साथी से नहीं मिलते हैं। सरकार की ओर से वार्ता का प्रस्ताव आया था। एसडीओ सर और एडीएम सर वार्ता का प्रस्ताव लेकर के आए थे। हमारी समिति ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने तय किया है कि हम वार्ता करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि डे 1 से हम लोगों का कॉल था कि समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से ही होगा, तो संवाद करना बहुत जरूरी है। दावेदार रहा। रांची में छात्र प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। और आपको बता दें कि छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास को घेरने की चेतावनी भी दी है। छात्रों की ओर से सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखना होगा कि आज की वार्ता में गतिरोध टूटता है या नहीं। छात्रों की मांग है कि जो एसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो। साथ ही 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाएं रद्द की जाए। इसके साथ टीडीपीएल परीक्षाएं भी रद्द हो। सीबीआई की जांच की मांग पर भी ये छात्र अड़िग हैं। रिटायर्ड जजों से जांच कराई जाए, वार्षिक भर्ती कैलेंडर लागू किया जाए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ ताजा घटनाक्रम के कारण हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और इस आंदोलन को लेकर सियासत भी खूब चल रही है। विपक्ष की ओर से लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बातचीत का दौर पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, तो वहीं निशिकांत दुबे ने सरकार को घेरा है। निशिकांत दुबे ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी मांगे सही है। का दौर पहले होना चाहिए था। मुख्यमंत्री पता नहीं इतना देर क्यों कर रहा है। पहले छात्रों को पिटवाया राहुल गांधी के कहने पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बर्बरता से लाठी चार बार किया। उसके बाद उनके ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा दाखिल कर दिया। तो ये नौबत ही क्यों आती साहब। छात्रों की तो बड़ी सिंपल सी डिमांड थी, सीबीआई इंक्वायरी कराइए, टीडीपीएल जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है उसके द्वारा लिए गए सारे एग्जामिनेशंस को रद्द कीजिए। और उनका था कि साहब जितने सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको भी रद्द कीजिए। पिछले 22-23 दिन से लगातार झारखंड बच्चे सड़कों पर और उनका जेन्युइन डिमांड है। पिछले 7 साल से जो भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, जेएसएससी का एग्जाम हुआ है, सीजीएल का एग्जाम हुआ है, अब तो आ रहा है कि सबों में करप्शन है, सबों में पैसे लिए गए। सारे लोग मिलकर जो झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसको जनता देख रही है, झारखंड की जनता देख रही है। और रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, लगातार हमें जयपुर मुंडा स्टेडियम से तस्वीरें भेज रहे हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं। दिवाकर, अगर आज की बात करें तो एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि छात्रों की समस्याओं का हल निकले। अगर हम 7, 8, 9 अगस्त को देखें तो वार्ता का दौर चला था, लेकिन बेनतीजा रही। कुछ मांगे जरूर मान ली गई, लेकिन यहाँ छात्र मांग कर रहे हैं कि 100% सरकार हमारी मांगों को माने। आज क्या वही प्रतिनिधिमंडल रहेगा या फिर छात्रों और सरकार की तरफ से जो कमेटी है उसमें अलग अलग लोग रखे गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत दिनों से जो फिर डेडलॉक की स्थिति करीब 1 हफ्ते से बन गई थी, वो आज तोड़ने का प्रयास कल रात में किया गया। क्योंकि कल जिस तरीके से छात्रों ने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया, वो कहीं ना कहीं सरकार के मन में जो इन्होंने ऐलान किया है कि 20 अगस्त को एक बार फिर से सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, विधानसभा मार्च की तरह ही होगा और उससे बड़ा होगा, तो शायद सरकार को लग गया होगा कि छात्रों ने एक तरीके से हुंकार भर दिया है। और उसके बाद कल देर शाम पहल हुई है
छात्रों के पास जो एसडीएम और एडीएम सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कल पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत करना चाहती है और एक बार फिर से जो डेडलॉक की स्थिति बन गई है उसे तोड़ना चाहती है। तो कल उन प्रतिनिधियों के साथ इनकी बातचीत हुई, लेकिन छात्र का जो प्रतिनिधि समूह है उन्होंने जो पहले भी मांग रखा था कि हमारे पास कुछ जो वो है कानूनी सलाहकार इस डेलीगेशन में होने चाहिए, तो सरकार अब राजी हो गई है। आज वाली जो वार्ता होगी उसमें छात्र के प्रतिनिधि रहेंगे, मंत्रियों का वही समूह रहेगा, लेकिन 3 जो हम कह सकते हैं कानून के जानकार को इस बार बैठक में बुलाया जाएगा। तो ये जो एक है कि नया डेवलपमेंट हुआ और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेगी, लेकिन आंदोलन इसी तरीके से जारी है। कल आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस तरीके से यहां से इन लोगों ने पैदल मार्च निकाला और फिरायलाल चौक पर जाकर इन्होंने पुतला दहन किया। तो आंदोलन हर रोज नए आयाम को छू रहा है और छात्रों का आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दिवाकर, इसके जरिए हम ये देख रहे हैं कि सोरेन सरकार की असंवेदनशीलता भी सामने आई है। इतने दिन हो गए लगातार, और जो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उन पर एक तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, उन्हें जबरदस्ती वहां से घसीटा गया। तो ये जो चेहरा उजागर हुआ है जब छात्रों की जायज मांगे हैं, तो इतना लंबा समय जो खिंच रहा है, क्या कुछ संदेश इसके जरिए जा रहा है? आक्रोश को लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, आक्रोश तो मैं लगातार कह रहा हूं कि अब वो बढ़ रहा है। छात्रों ने जो गांधीगिरी का सहारा लिया था वो सब्र भी टूट रहा है। आप देखिए हमारे साथ सविता यहाँ नीचे है। ये आंदोलन जो है ये 25वें दिन में पहुंच गया है और जो आमरण अनशन पे लोग बैठे हैं, भूख हड़ताल पे जो लोग बैठे हैं, उनकी संख्या और उनकी तबियत जो है वो देखिए किस तरीके से टूट रहा है, उनका हौसला, और वो लगातार लेकिन डटे हुए अपने 15 दिन से भूख हड़ताल पर सविता है। देखिए उनके अब चेहरे का क्या हाल हो गया। सविता, कैसे आंदोलन आगे बढ़ाएंगे अब इस तरीके से? सरकार तो आज हालांकि बातचीत हो रही है, आज देखिए बातचीत हो रही है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट हो जाए। हमारी जो मांग है उसको मांग को पूरा मान लिया जाए तो हम लोग भूख हड़ताल भी तोड़ सके। हम बच्चे इतना 24 दिनों से घर से बाहर है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि घर चले जाएं। और मेरा भूख हड़ताल का 14वां दिन है, तो उसका भी शरीर भी जवाब देने लगा, बीपी वगैरह सब लो होने लगा। डॉक्टर बार बार हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमको आग्रह भी कर रहा है, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ स्वस्थ होने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं अपने स्वस्थ को अपने कफन में बांध के यहाँ पे बैठी हूँ। जब हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी तो हम स्वस्थ होने के लिए हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाने के लिए बार बार डॉक्टर लोग से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ले जाने के लिए तैयार है। फिर भी मैं यहाँ डटी हुई हूँ क्योंकि मैं झारखंड की बेटी, और झारखंड हमें लड़ना सिखाया, अपना हक के लिए आवाज़ बुलंद करना सिखाया। इस तरह अथी की तरफ भागना नहीं सिखाया, कमज़ोर होकर भागना नहीं सिखाया। तो मैं तो यहीं डटी रहूँगी जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती। हम तो यहीं डटे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, स्वास्थ्य जवाब दे रहा है। चेहरों पर आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर वो दिख रहा है कि किस तरीके से ये 14 दिनों से भूख हड़ताल पर है, लेकिन हौसले बुलंद है। झारखंड की बेटी है, लड़ना जानती है और इस बार वो अपना हक लेकर रहेगी। लेकिन जो इनके तमाम साथी 8 लोग जो और भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, कई अस्पताल में पहुंच गए हैं। और आपने देखा था तस्वीरों में कि किस तरीके से जब तिरंगा यात्रा निकालने की यहाँ पे इन लोगों ने कोशिश की थी, तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसमें जो इनके कुछ साथी जो अस्पताल में बैठे हुए थे उनको यहाँ पर आने नहीं दिया गया। तो इस सब तमाम तरह की चीज़ों को लेकर भी एक सुगबुगाहट, आक्रोश, गुस्सा इनके मन में है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण है कि इतने दिनों बाद ही लेकिन सरकार जागी है और वो वार्ता का पहल एक बार फिर से शुरू हुआ है और शायद उनकी मांगों को सरकार मानेगी और जो हठधर्मिता की स्थिति पैदा हो गई है वो शायद खत्म होगी। लेकिन राहुल गांधी को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। कल आपने देखा कि बिल्कुल दिवाकर, इसके साथ साथ जिस तरीके से सियासी सरगर्मी भी वहां बढ़ी हुई है दिवाकर, देखा जाए तो विपक्ष लगातार सीएम आवास घेरने की कोशिश की थी जब 10 अगस्त को विधानसभा मार्च हुआ था। इसके बाद लगातार झारखंड विधानसभा सत्र जब चला उस समय भी विपक्ष लगातार सोरेन सरकार पर हमलावर था। वहां संसद से लेकर सड़क तक गूंज सुनाई दी। यहां बीजेपी भी लगातार कहीं ना कहीं सोरेन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सियासी दबाव भी सोरेन सरकार पर यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर सियासी दबाव बढ़ रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर छात्रों का समर्थन कर रही है और इस मुद्दे को उठा रही है कि इस बार जो छात्र डटे हुए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनकी जो मांगे हैं वो जायज है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी तमाम जो यहाँ पर गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, मीडिया के सामने और लगातार चीज़ों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 5-6 वर्षों में झारखंड में नौकरियां बेची गई है और तरह तरह के आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में नौकरियां बेचने के साथ साथ मेधावी जो छात्र हैं, युवा हैं, आदिवासी छात्र हैं, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और झारखंड का जो भविष्य है वो भी एक तरीके से कह सकते हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है कि अगर
पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग नहीं आएंगे सिस्टम में, तो फिर कैसे झारखंड का जो हम कह सकते हैं कि विकास होगा। तो इस तरह तमाम तरह की चीज़ों को लेकर विपक्ष हमलावर है। बाबूलाल मरांडी खुलकर बोल रहे हैं और साथ ही साथ वो इन छात्राओं से आकर मिलकर उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं कि आपकी मांगे जायज है और इस बार आप आर और पार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें विपक्ष आपके साथ खड़ा है। विधानसभा में आपने देखा कि मानसून सत्र के दौरान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खुलकर हमलावर थी। सीएम आवास का भी घेराव किया और उन्होंने एक तरीके से जो छात्रों ने ऐलान किया है कि 20 तारीख को जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी इनको समर्थन मिलेगा। लेकिन दिवाकर, इस आंदोलन के साथ साथ अब छात्रों की मांग ये भी हो गई है कि सोरेन सरकार यदि उनके लिए काम नहीं कर सकती तो फिर हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आवाजें भी अब मुखर होने लगी हैं। इसके जरिए कितना बड़ा संदेश सरकार पर और कितना बड़ा दबाव? देखिए, निश्चित तौर पर दबाव की स्थिति तो सरकार पर बन रही है। इसीलिए मैंने कहा ना कि पिछले 5-6 दिनों से जो डेडलॉक की स्थिति थी, वार्ता का दौर खत्म हो गया था। सरकार ने एक दावा किया कि हम छात्रों के 98% मांगों को मान लिए हैं। छात्रों की तरफ से कहा गया कि सरकार ने मेरी मात्र 2% मांगों को माना है। तो ये इस तरह की जो बयानबाजी है वो दोनों तरफ से चल रही थी, छात्रों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से। और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही थी, लेकिन छात्रों का हौसला नहीं टूटा और ये लगातार आगे बढ़ रहे थे। और छात्र इस बात पर अडिग है कि इस बार आर और पार की जो लड़ाई है वो होकर रहेगी और अपोजिशन के जो तमाम नेता हैं वो खुलकर इन छात्रों के समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि जो छात्रों की मांग है उसके साथ न्याय होना चाहिए। और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात अब सिर्फ छात्र नहीं कर रहे हैं, अपोजिशन के लीडर्स भी कर रहे हैं। पहले ये लोग मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ सीबीआई जांच की मांग पर अडिग थे। जेपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट हुआ है उसे रद्द किया जाए और 11वीं से 13वीं जो परीक्षाएं हुई है जेपीएससी की, जेएससीसी, सीजीएल की जो परीक्षाएं हुई तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए। तो ये तमाम मांगे थी, लेकिन अब उस मांग में चूंकि आंदोलन 25वें दिन तक पहुंच गया है तो अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, राहुल गांधी से झारखंड आने की मांग हो रही है। तो राजनीति भी अब जो सड़क से है वो सियासत भी अब इसमें गर्म हो गया है और लगातार ये मामला अब सिर्फ झारखंड की राजनीति में नहीं उबाल पैदा कर रहा है बल्कि देश की उबाल तक ये पहुंच गया है। बिल्कुल, ये आंदोलन सिर्फ अब झारखंड का आंदोलन नहीं रह गया दिवाकर, ये आंदोलन अब जन आंदोलन में तब्दील हो गया। लेकिन दिवाकर, जब 25वें दिन ये पहुंच चुका है, करीब करीब अब 1 महीना होने को आ रहा है इस आंदोलन को, लेकिन इस पूरे आंदोलन में हमने देखा कि छात्रों ने अपना ढांढस बनाए रखा, छात्रों ने गांधीगिरी दिखाई, छात्रों ने अहिंसा का सहारा लिया और छात्रों ने बड़ा संदेश दिया कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से भी एक बड़ा संदेश जा सकता है और अपनी मांगे पूरी की जा सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर यह संदेश लगातार झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकली, जब ये लगातार बिना टेंट के यहाँ बैठ रहे थे, एक मूर्ति के नीचे इन्होंने बैठा, बारिश हो रही थी उसके बावजूद भीगते हुए बैठे, धूप में भी ऐसे ही डटे रहे, लेकिन इनके हौसले पस्त नहीं हुए। फिर इन्होंने टेंट लगाया और बाकायदा जो स्लोगन्स थे इन्होंने वो मार्मिक स्लोगन्स थे, उसमें व्यंग के जरिए सरकार पर व्यंग किए गए, झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उस सिस्टम पर व्यंग किया गया कि किस तरीके से झारखंड में नौकरियां बेची गई। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इन छात्रों के निशाने पर रहे। उस जो स्लोगन्स बनाए गए, जो पंपलेट्स बनाए गए, जो तस्वीरें बनाई गई, जो व्यंग था उसके केंद्र में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री थे और वो सीट बेचते हुए दिखाए जा रहे थे। तो इस तरह की फिर 10 मार्च को जब विधानसभा का घेराव ये लोग करते हैं तो गुलाब लेकर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का संदेश दिया, कोई मंच से कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं, देश के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाए गए। तो ये तमाम तरह की चीजों ने झारखंड से ये संदेश दिया कि झारखंड के जो युवा है, झारखंड का जो जेनजी है वो बहुत सभ्य है और शिक्षित तरीके से अपनी बात को रख सकता है और सरकार को झुकने के लिए मजबूर भी कर सकता है। तो ये आंदोलन अब तक उसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन जब 20 दिन 22 दिन तक पार होते तो समझते हैं कि आप लोगों में आक्रोश आता है, सब्र की सीमाएं टूटती है। शायद इसीलिए कल छात्रों की ओर से कहा गया कि अगर वो बापू बन सकते हैं, गांधी के देश में गांधीगिरी कर सकते हैं, तो चूंकि ये भगत सिंह का भी देश है तो भगत भी बनके वो दिखा सकते हैं। और 20 मार्च का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, 18 अगस्त का लेकर जो अल्टीमेटम है कि अगर सरकार 18 अगस्त दिवाकर तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि छात्रों में हिम्मत अभी भी है, छात्रों की हिम्मत कहीं टगमगाई नहीं है, वे सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं और यही कोशिश की जा रही है आज संवाद के जरिए कि ये गतिरोध टूटेगा। और भावना, इसके साथ साथ ये भी हमने देखा कि जो दिवाकर ने जो तस्वीरें बताई, जो बातें कही, उससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ था और झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर है मर्यादा का, अंतर है संयमता का, अंतर है सहनशीलता का और अंतर है कि किस तरीके से प्रभावी तरीके से अपनी बात रखी जा सकती है, जिसमें देश विरोधी नारे नहीं है, अश्लील और अभद्र भाषा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सोरेन सरकार जागेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर कुमार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इस समय बड़ी खबर आ रही है, बिहार से जुड़ी हुई है खबर है। बिहार में एक हादसा हुआ है। बिहार स्थित लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में ये बड़ा हादसा हुआ है। लखीसराय स्थित अशोक धाम में यह हादसा है। आपको बता दें कि करंट लगने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करंट लगने से 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर बिहार से आ रही है। मंदिर में जल करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। लखीसराय के अशोक धाम में यह बड़ा हादसा हुआ है। तो बिहार के लखीसराय से दर्दनाक खबर आ रही है, एक बड़ा हादसा, कई लोगों के यहां करंट लगने से मौत की खबर आ रही है। 7 श्रद्धालु अब तक कहा जा रहा है कि करंट की चपेट में आ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के लखीसराय की, जहां 7 लोगों की मौत की खबर है कि करंट लगने से ये मौत हुई है। आपको बता दें कि आज सावन का तीसरा सोमवार है। कई शिवालयों में आज भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ऐसे में अशोक धाम मंदिर में ये बड़े हादसे की खबर, जहां करंट लगने से अब तक 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, कहाँ ये हादसा हुआ है? बेहद दर्दनाक हादसा माना जा रहा है। सावन का तीसरा सोमवार है आज। कौन कौन लोग कहा जा रहा है कि इसमें झुलस गए हैं? क्या कोई घायल भी है? हाँ, देखिए, सावन का तीसरा सोमवार है और अशोक धाम मंदिर जो है वो लखीसराय ही नहीं, पूरे बिहार के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सावन के सोमवार पर वहां पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि देर रात 2 बजे से ही श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसके बाद सुबह 3 बजे के आसपास जो जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं वहां के शैलेंद्र कुमार, वो भी अशोक धाम मंदिर में पहुंच गए थे और विधि व्यवस्था देख रहे थे। सुबह लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, जब बताया जा रहा है कि बिजली के एक खंभे में करंट आ गई, जिसके कारण कुछ लोग झुलस गए और फिर वहां पे भगदड़ की स्थिति बन गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो मंदिर परिसर में मौजूद थे। हालांकि जिला प्रशासन की पूरी टीम भी वहां पे मौजूद थी, पुलिस बल भी वहां पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं हादसे के बाद जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वो काफी तेज चलाया गया और जो घायल थे, जो घायलों की संख्या है वो 12 बताई जा रही है। घायलों को त्वरित अस्पताल, जो जिला अस्पताल है, वो मैं बताना चाहूंगा कि जो अशोक धाम मंदिर है वहां से जिला अस्पताल की दूरी बेहद कम है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर है। तो तुरंत जो घायल थे उनको तुरंत जो है वो उपचार उपलब्ध करा दिया गया। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो मृतकों की संख्या है उसको रेगुलेट करने में मदद मिली है। हालांकि हादसा बेहद दुखद है। 7 लोगों की मौत अशोक धाम मंदिर में हुई है करंट की वजह से और भगदड़ की वजह से। हालांकि पोल में करंट था या नहीं, या हादसा कैसे हुआ, इस बात की अभी जानकारी जो है वो पुख्ते तौर पे नहीं की जा सकती, बताई जा रही है, क्योंकि जो डीएम है वो खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि ज्यादातर देखा जाता है कि जब इस तरह की भीड़ होती है तो कई तरह के अफवाह भी फैला दिए जाते हैं, तो उस कारण भी कई बार भगदड़ की स्थिति बन जाती है। तो पूरे मामले की जो जांच है वो डीएम खुद कर रहे हैं, शैलेंद्र कुमार खुद कर रहे हैं और थोड़े देर में जो पूरी जानकारी है वो साझा करेंगे वो हमारे साथ। ठीक है। तो बिहार के लखीसराय से हम ये कह सकते हैं कि ये दर्दनाक खबर है जिसमें करंट लगने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नया सवेरा। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है।
पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया इसलिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मिले दान में कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। मामला उन याचिकाओं से जुड़ा है जिनमें कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की अध्यक्षता आईजीपी किरण एस कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया था और जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। अब आज की सुनवाई में नजरें इस बात पर रहेंगी कि एसआईटी की जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है और कोर्ट इस मामले में आगे क्या निर्देश देता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले में सीबीआई जांच और ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड के ऑडिट की मांग भी की गई है। एक अन्य याचिका में कैग ऑडिट की मांग भी रखी गई है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विकास सारथी। विकास, समझना चाहेंगे आपसे, महत्वपूर्ण सुनवाई है और ऐसे में जो नजरें हैं वो ये टिकी होंगी कि कोर्ट इस मामले में किस तरीके से अपना पक्ष रखती है। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं इस पूरी घटना को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर? बिल्कुल, देखिए पिछली बार सुनवाई टालनी पड़ी थी क्योंकि उस वक्त सॉलिसिटर जनरल जो कि केंद्र और यूपी सरकार की ओर से पेश हो रहे थे वो देश में नहीं थे। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि तभी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा चुकी होगी। हालांकि क्योंकि एक संवेदनशील मामला है इसीलिए जो स्टेटस रिपोर्ट है इसको लेकर के क्या इसका कंटेंट है, इसमें क्या चीजें निकल के आई हैं, वो मीडिया को बताया नहीं गया है। जहां तक उम्मीद ये है कि आज स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा, उसके बाद ये तय करेगा कि क्या जांच की दिशा ठीक है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी मांग ये भी की जा रही थी कि एसआईटी के ऊपर केवल ना इस मामले को छोड़ दिया जाए बल्कि किसी रिटायर्ड जज को, या तो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को या रिटायर्ड जज को उसकी निगरानी के लिए भी अपॉइंट किया जाए। तो ये एक मसला है जो अभी खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस मुद्दे पर कोर्ट को आगे अपनी बात रखनी है कि क्या जांच की दिशा जो अभी तक है उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है या नहीं है। जहां तक इस एसआईटी की बात है, आपने नाम बता ही दिया है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जो आईजी हैं वो इसकी जांच की पूरी निगरानी कर रहे हैं अभी एसआईटी की। इसके अलावा अभी तक बहुत बड़ी कोई यहाँ पर बात ना तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर रखी गई थी। सिर्फ इतना बताया गया था कि शुरुआती जांच में जो लोग पकड़े गए हैं, जिन लोगों पर शक था, उनके खिलाफ जांच की जा रही है और कार्रवाई सही दिशा में बढ़ रही है। पिछली सुनवाई को अगर देखा जाए विकास, और अगर आज की सुनवाई को देखा जाए तो किस तरीके से पिछली सुनवाई में जो बातें नहीं रख पाए थे उस सुनवाई को आज आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे रुख को देख रहा है, और जो याचिकाकर्ताओं ने मांग की है उसमें अगर देखें पक्ष विपक्ष की बात, तो कैसे सब कुछ ये पूरा जो प्रक्रिया है वो निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही ये कहा गया था कि क्या एक एसआईटी को दोबारा बनाया जा सकता है, क्योंकि आप याद करें कि शुरू में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी बनाई थी, उस एसआईटी ने कुछ जांच की, उसके बाद उसने ये कहा था कि ये संज्ञेय अपराध का मामला है, इसलिए बेहतर होगा कि जो नियमित पुलिस है, रेगुलर पुलिस है, वही इसकी आगे की जांच करे। तो उस एसआईटी ने अपना काम वहां पर खत्म कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर यह कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप दोबारा से एक एसआईटी रिकॉन्स्टिट्यूट कीजिए और वो आगे की जांच को करे। तो अब सुप्रीम कोर्ट को दो बातें देखनी है कि क्या यह एसआईटी पर्याप्त है आगे की जांच के लिए या किसी की निगरानी की जरूरत है, किसी रिटायर्ड जज की। दूसरी बात यह है कि आप याद करें कि एक ऑडिटर को अपॉइंट करने की बात हुई थी। ये इस ऑडिटर की भूमिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिटर सारी डिटेल्स के साथ सामने आएंगे कि कहां पर गड़बड़ी के बात जो कही जा रही है उनमें कितने तथ्य हैं, कितनी अनियमितता पाई गई है, ये सब फॉरेंसिक ऑडिटिंग के बाद सामने आएगा। बिल्कुल विकास, और उसमें वित्तीय लेन देन को भी उसमें उस व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सके, इसको लेकर के भी लगातार प्रयास है। क्योंकि हमने देखा कि इसके पहले जो कोशिशें हुई, जो बैठकें हुई, उसमें भी विचार मंथन किया गया था कि वित्तीय लेन देन को सबसे ज्यादा पारदर्शी रखने की जरूरत है, और यही बड़ी वजह थी इस पूरे प्रकरण की। बिल्कुल, देखिए इसमें यही कहा जा रहा है अभी तक, हालांकि अभी तक ट्रस्ट की तरफ से कोई बहस नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो पब्लिक
फोरम पे जो चीजें हैं, जो मीडिया में है, कि इसमें बैंक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब तक जो भी चढ़ावा आता था या जो भी ऑफरिंग्स आते थे, उनका लेखा जोखा रखने के लिए बैंक ने एम्प्लॉयज अपॉइंट किए हुए थे। ट्रस्ट अब तक ये कहता आया है कि उनके नुमाइंदे जरूर थे, लेकिन मेन जो काम था, मुख्य काम था, वो बैंक के सुपुर्द था। तो इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, इसी के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर की जो रिपोर्ट आएगी उससे साफ होगा कि कहां कहां लूप होल हैं जिनको भरे जाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई बात ना हो या जो आरोप लग रहे हैं इस तरह के आरोप ना उठाए जाए। बिल्कुल, एसआईटी पर आगे जो प्रगति की कोशिशें की जा रही है और उस पर जो स्टेटस रिपोर्ट की आज बात की जा रही है, सुनवाई की जा रही है, उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स, विकास देखने को मिली है अभी तक? देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट को साझा नहीं किया गया अब तक, लेकिन जो बातें हैं, जो जैसा कि एसआईटी की रिपोर्ट में वही बातें होंगी जो अब तक हम देख रहे हैं कि किन किन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुख्य क्या धाराएं लगाई गई हैं, और अभी तक क्या इन आरोपियों के अलावा और किन्हीं लोगों की भूमिका की जांच भी एसआईटी कर रही है। हालांकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, इसीलिए इसके जो कंटेंट हैं उनको वो अभी तक पब्लिक में ज्यादा आए नहीं है कि एसआईटी अभी तक अपनी जांच में कहां तक आगे बढ़ी है। लेकिन जिन लोगों के नाम साफ हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन सारे लोगों की जानकारी तो आ ही चुकी है कि कौन कौन लोग इसके पीछे जो पूरा रखरखाव रखते थे या जो बैंक और ट्रस्ट की तरफ से अपॉइंटेड लोग थे, उन लोगों की कितनी लिप्तता पाई गई है, ये सारी बातें भी एसआईटी की रिपोर्ट में आएंगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई होगी, सभी की नजर उसमें होगी और हमारे सहयोगी विकास सारथी इस पर लगातार अपडेट हमें देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल विकास, इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ई पास आधारित फीडबैक सिस्टम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे राशन वितरण से जुड़े विक्रेताओं की प्रतिक्रिया सीधे डिजिटल माध्यम से ली जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और निगरानी दोनों बेहतर होंगी। इसके साथ ही प्रदेश के 78,000 से ज्यादा उचित दर विक्रेताओं का लाभांश 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। लाभांश बढ़ने से विक्रेताओं को प्रति क्विंटल 35 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलने वाला है। तो राशन विक्रेताओं के लिए एक अच्छी खबर हम इसे कह सकते हैं। और रेल यात्रियों के लिए पेयजल की गुणवत्ता को लेकर रेलवे ने बड़ा सुधार अभियान शुरू किया है। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट में पेयजल व्यवस्था से जुड़ी कमियां सामने आने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे दिन इसकी समीक्षा की। समीक्षा के बाद सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत रेलवे नेटवर्क में करीब 20,000 स्थानों पर नया टैंक टू टैप जल फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया जाएगा। वाटर कूलरों समेत इन स्थानों पर व्यापक जल फिल्ट्रेशन और निगरानी व्यवस्था भी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही पुरानी या अनुपयुक्त पानी की टंकियों को बदला भी जाएगा। रेलवे ने स्रोत और आउटलेट दोनों जगहों पर नियमित जल गुणवत्ता जांच, स्टोरेज टंकियों की समय पर सफाई और रखरखाव और पूरी व्यवस्था की केंद्रीकृत निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था की सीधी निगरानी रेलवे बोर्ड स्तर से की जाएगी। और यूजीसी नेट 2026 की परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला लिया है। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र, इन 3 विषयों की परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। एनटीए के मुताबिक इन तीनों प्रश्न पत्रों की विस्तृत समीक्षा के बाद बड़ी संख्या में ऐसी खामियां सामने आई जिन्हें सिर्फ कुछ सवाल हटाकर या आंसर की में सुधार करके ठीक करना संभव नहीं था। जांच में तथ्यात्मक, टंकण और अनुवाद संबंधित कई गलतियां मिली और कई प्रमुख विद्वानों के नाम गलत लिखे हुए थे। कई किताबों के शीर्षक बिगड़े हुए थे। प्रश्नों के मूल कथन यानी स्टेम में भी गलतियां थी। व्याकरण संबंधी अशुद्धियां थी, लिंग और वचन के सामंजस्य में भी गलतियां थी और विराम चिन्हों का भी गलत इस्तेमाल पाया गया। इतना ही नहीं, स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर मानक गढ़े हुए शब्दों का इस्तेमाल भी सामने आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले वर्षों में पूछे जा चुके सवालों की भी बड़ी संख्या में पुनरावृत्ति मिली है। इसलिए एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर 9 और 10 सितंबर 2026 को दोबारा कराने का फैसला किया है। इन
इन 3 विषयों की पहले परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुल 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 से 30 जून 2026 के बीच किया था। और अब बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। ओडिशा में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अगले 3 दिन कई भागों में तेज बारिश की आशंका है। इससे ओडिशा में बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बालासोर, भद्रक, मयूरभंज और क्योंझर जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश और बाढ़ से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं और 900 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। राज्य सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वहीं ODRAF की टीम आपदा के समय लोगों को जरूरी मदद पहुंचाने में लगातार जुटी हुई है। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा है कि राज्य में भारी बारिश से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति पर सरकार कड़ी नजर रख रही है। स्थानीय प्रशासन पूरी तैयारी के साथ जमीनी स्तर पर मौजूद है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के एक निर्माणाधीन हिस्से का लगभग 100 मीटर हिस्सा धंस गया। सड़क का हिस्सा धंसने के बाद वहां खड़े 3 ट्रक गड्ढे में गिर गए। हालांकि हादसे के समय गाड़ियों के ड्राइवर या सहायक मौजूद नहीं थे और इसलिए किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और अब बात एक दिन एक उत्सव की। श्रावण की शुरुआत और महादेव की नगरी उज्जैन में आस्था का एक ऐसा पर्व जिसका इंतजार पूरे साल रहता है। नाग पंचमी पर खुलते हैं नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट। सिर्फ 24 घंटे के लिए, वो भी महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर विराजमान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आइए देखते हैं इस पर एक दिन एक उत्सव पे ये खास रिपोर्ट। महाकाल की नगरी उज्जैन में नाग पंचमी का अर्थ है उस देवता के दर्शन जो साल में केवल एक बार अपने भक्तों के लिए पट खोलते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है और नाग पंचमी पर इसके कपाट 24 घंटे के लिए खुलते हैं। सदियों से चली आ रही ये परंपरा भक्तों के लिए इस दर्शन को और भी विशेष बना देती है। पौराणिक मान्यता नागचंद्रेश्वर को नागराज तक्षक से जोड़ती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया और उज्जैन में निवास की अनुमति दी। मान्यता है कि तक्षक की साधना में कोई विघ्न न पड़े, इसलिए उनके दर्शन के लिए साल में सिर्फ एक दिन निर्धारित है। नागचंद्रेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थापित अद्भुत प्रतिमा है। इसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ बहुफनधारी नागराज दिखाई देते हैं। नंदी, सिंह और सूर्य चंद्रमा भी इस प्रतिमा का हिस्सा हैं। परंपरा में इसे दुर्लभ प्रतिमाओं में गिना जाता है और मान्यता है कि ये नेपाल से उज्जैन लाई गई थी। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव की आराधना की जाती है। जलाभिषेक, दूध अर्पण, बेलपत्र और पुष्प से पूजा की परंपरा लोक आस्था में गहराई से जुड़ी है। भक्त नाग देवता से परिवार की रक्षा और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। महाकाल की नगरी में ये पर्व सिर्फ नाग पूजा नहीं, शिव और नाग के उस सनातन संबंध का उत्सव है जो भय पर विश्वास और शक्ति पर समर्पण का संदेश देता है। उज्जैन में नाग पंचमी आते ही एक बार फिर खुलते हैं वे कपाट जिनका इंतजार पूरे साल रहता है।
दर्शन किए 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन नागचंद्रेश्वर की आस्था फिर अगले सावन तक भक्तों के मन में जीवित रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के विशेष संयोग पर आज शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। देश भर के शिवालयों में आज बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर और झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। आज तड़के 3 बजे मंदिर के पट खोले गए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अर्घा के जरिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में एलईडी स्क्रीन के जरिए बाबा के लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है। देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रूट लाइन और विश्राम स्थलों पर विशेष इंतजाम किए हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा ने बताया कि सोमवार और नाग पंचमी के शुभ संयोग पर बाबा को जल और बेलपत्र अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर में जो हम लोग का क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेके, और जहाँ जहाँ हमारा ये पॉइंट्स है पूरे अलग अलग जगह पे, जहाँ होल्डिंग पॉइंट्स है या फिर जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं, वहाँ भी हम लोगों ने बहुत बैरिकेडिंग को वाइडन किया है। और रूट मैनेजमेंट भी एसपी साहब और एसडीएम साहब बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि जहाँ भी भीड़ हो रहा है, चौक पॉइंट हो रहा है, उसको वो रेक्टिफाई करेंगे ताकि हम लोग भीड़ का जो आवागमन है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको हम लोग बढ़िया से यहाँ पे दर्शन करा पाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित हिमालयी तीर्थ स्थल बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज से शुरू हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले रविवार को नवग्रह मंदिर में से त्रिशूल यात्रा निकाली गई। 12 दिन तक चलने वाले बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तारापीठ स्थित एक होटल में आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में अब तक 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तारापीठ बीरभूम जिले में स्थित प्रमुख देवी पीठ है और ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। तो एक और बड़ा हादसा पश्चिम बंगाल के तारापीठ में, जहां होटल के अंदर आग लगी और आग की चपेट में कई श्रद्धालु आ गए। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 7 लोगों के मौत की खबर आ रही है। हालांकि अग्निशमन जो वाहन है वो वहां पर पहुंचे, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी और एक बड़ा हादसा यहां हो गया, जहां 7 श्रद्धालुओं की मौत। की अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कई घायलों को एडमिट किया गया है, उनका उपचार इस समय चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के बीरभूम से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आग की चपेट में कई श्रद्धालु आ चुके हैं। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए? आप देखते रहिए नया सवेरा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में समाचार पत्र आ चुके हैं, तो आइए अब आपको बता देते हैं कि आज समाचार पत्रों में कौन सी प्रमुख और दिलचस्प खबरें प्रकाशित हुई हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट के जरिए।
और प्रेस रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट से जुड़ी खबर की। आपको बता दें कि डिजिटल हस्ताक्षरी के लिए कानूनी प्रावधान करे केंद्र, ये खबर है। और ये जो खबर है ये बता रही है संसद की स्थायी समिति की ये सिफारिश है, जिसमें कहा गया है कि डिजिटल रिकॉर्ड का प्रयोग वैध तौर पर सुनिश्चित हो सकेगा और धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक नया तंत्र तैयार करने की सिफारिश की गई है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड जो हैं उसकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, साइबर जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के संसद की स्थायी समिति ने विचार विमर्श किया, अध्ययन किया और उसके बाद में ये बात कही गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है वैश्विक अनिश्चितताओं से जुड़ी हुई। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई समुद्री क्षेत्रों में इस समय तनाव बढ़ता जा रहा है, इसमें आर्कटिक के बर्फीले रास्ते से कारोबार करने की तैयारी की जा रही है। चीन यूरोप तक पहुंचने के लिए आर्कटिक समुद्री मार्ग का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी में है और 20 दिन में यूरोप पहुंचने वाला आर्कटिक समुद्री रास्ता इस्तेमाल करने का किया गया है फैसला। और अगली खबर भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई है, लेकिन यह खबर वैश्विक मानचित्र पर महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह उपलब्धि इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि अमेरिका की पंचशताब्दी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1300 से अधिक अमेरिकी झंडों को 250 संख्या के आकार में व्यवस्थित किया गया था, जिसके चारों ओर भारतीय तिरंगे झंडे लगे हुए थे। तो एक तरीके से वैश्विक मानचित्र पर 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत का जो राष्ट्रध्वज है वो फहराया है। तो ये एक उपलब्धि है क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना है। तो ये तो थी खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित आज कुछ अहम खबरों की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नई नई तकनीक से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक में। और आपको बता दें कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से पुणे में 5 दिवसीय ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की शुरुआत होगी। दूरसंचार विभाग 17 से 21 अगस्त तक इस आयोजन की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी और लचीले डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। बैठक में ब्रिक्स देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और आईसीटी क्षेत्र के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल कौशल विकास और नवाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा एआई, अगली पीढ़ी की संचार तकनीक, स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी मंथन होगा। 20 अगस्त को डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सदस्य देश डिजिटल तकनीक और नवाचार से जुड़े अनुभव साझा करेंगे। भारत का जोर ब्रिक्स देशों के बीच उभरती डिजिटल तकनीकों में सहयोग और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने पर है। और अब वक्त हो चला है अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालने का और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो करीबी सहयोगी दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में अमेरिकी भागीदारी से खुश नहीं है और इसलिए आज से शुरू होने वाले अभ्यास का दायरा कम कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि अमेरिका ने बहुत पहले दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने पर सहमति जताई थी। उन्होंने आगे कहा कि ये अभ्यास न केवल महंगे हैं, जिनका ज्यादातर खर्च अमेरिका उठाता है, बल्कि ये एक ऐसे देश को पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत भी भेजते हैं जिसने मेरे राष्ट्रपति रहने के दौरान कोई खतरा पैदा नहीं किया और हमेशा सम्मानजनक व्यवहार किया है। 11 दिनों तक चलने वाला उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दोनों देशों का नियमित कार्यक्रम है, जिसे परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया के खिलाफ रक्षा के लिए उन्हें तैयार करने के मकसद से आयोजित किया जाता है। नॉर्थ कोरिया हमेशा से इन अभ्यासों से नाराज रहा है और इन्हें हमलों की तैयारी या ड्रेस रिहर्सल बताता रहा है। इस बार यह अभ्यास 17 से 27 अगस्त तक प्रस्तावित है, जिसमें करीब 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस पर दक्षिण कोरिया ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे, भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनके दायरे को कम करने की घोषणा की हो। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने संक्षिप्त बयान में कहा कि हम पहले से तय कार्यक्रम और सूचना के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे।
और आइए अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं अराउंड द वर्ल्ड में फटाफट अंदाज में। कीव के मध्य में हजारों यूक्रेनी लोगों ने अपदस्थ रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव की बहाली की मांग को लेकर रैली की। प्रदर्शनकारियों ने नागरिक समाज और सरकार के बीच सीधी बातचीत की मांग की। हवाई में लाला तूफान के कारण करीब 2 लाख ग्राहकों की बिजली हुई गुल। बिग आइलैंड के कुछ हिस्सों में 32 इंच तक बारिश हुई, जिससे भारी नुकसान हुआ। ग्रीस के सलामिना द्वीप में जंगल की आग से 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। दमकल कर्मियों को पेरिस्टेरिया क्षेत्र के पास 2 शव मिले हैं। यह हादसा छुट्टियों के व्यस्त सप्ताहांत के दौरान हुआ। ईरान के सैन्य कमांडर अमीर हातमी ने अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने या मारने वाले ईरानी लड़ाकों के लिए $30,000 इनाम की घोषणा की। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्र में आज क्या है। दरअसल REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए निवेशक बिना प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। और यही होता है REIT यानी कि रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इसके जरिए निवेशक कर सकते हैं रियल एस्टेट में निवेश। निवेशकों के पास बिना प्रॉपर्टी खरीदे निवेश करने का मौका यहां पर होता है और प्रॉपर्टी में निवेश के लिए अब करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। ऑफिस, मॉल, वेयरहाउस में REITs का निवेश किया जा सकता है। इसमें प्रॉपर्टी से किराए तक का लाभ होता है। निवेशकों के पास कैपिटल अप्रिसिएशन का भी मौका होता है। तो करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और उसके जरिए आप लाभ कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं खबरें खेल जगत से, खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की आज से शुरुआत होने जा रही है। भारत 17 साल बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। सिंधु आयरलैंड की 141वीं रैंकिंग वाली सोफिया नोबेल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष युगल वर्ग में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी से उम्मीदें रहेंगी। यह जोड़ी पहले ही 2 बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी है। पुरुष एकल वर्ग में आयुष शेट्टी के प्रदर्शन पर भी नजर होगी। भारतीय हॉकी टीम के सामने आज पुरुष हॉकी विश्व कप में पूल चरण की सबसे बड़ी चुनौती होगी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम का सामना विश्व रैंकिंग में 3रे स्थान पर काबिज इंग्लैंड से होगा। विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को आखिरी बार 32 साल पहले हराया था। ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए कड़ी परीक्षा माना जा रहा है। इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार की शाम विश्व कप में पूल डी के अपने पहले मैच में चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। भारत की तरफ से नवनीत कौर और दीपिका ने गोल किए। भारत और श्रीलंका के बीच गौल में आज पहले टेस्ट के 3रे दिन का मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम 9 विकेट पर 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। इससे पहले बारिश के कारण दूसरे दिन देवदत्त पड्डीकल 167 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। वहीं ध्रुव जुरेल ने 51 रन की पारी खेली। आइए अब देख लेते हैं आपके शहर के मौसम का हाल न्यूनतम और अधिकतम तापमान के जरिए।
और इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं झरने के चारों ओर बसी सदियों पुराना चीनी शहर की झलकियां। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे, यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ पराक्रम, मुझे और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।